Hello students, I'm Shagan. Welcome to YouTube channel निश्चय एजुकेशन सर्विस पटियाला। आज से हम शुरू कर रहे हैं हिंदी मास्टर कैडर एग्ज़ाम की प्रेपरेशन। जब हिंदी मास्टर कैडर की बात आती है, हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए भी और मास्टर कैडर के लिए भी। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है, इस टॉपिक को कर सकते हैं, यहाँ से शुरुआत क्या है कर सकते हैं। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, जो हमारे दिमाग में 3 काल आते हैं। जो पहला काल है वो कौन सा आता है, आदिकाल। दूसरा आता है हमारा मध्यकाल और तीसरा आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल। इन तीनों कालों के बारे में, इन तीनों कालों की प्रवृत्तियाँ, उस समय की जो परिस्थितियाँ या कौन कौन से कवि रहे हैं, उनकी कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएँ रही हैं, उनके बारे में क्या है हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और जो हमारा आज का जो मुख्य विषय है वो है इतिहास। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इतिहास क्या है। आप इतिहास से क्या समझते हैं? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी आपको पूछ सकता है इतिहास क्या है, क्या है इतिहास। तो क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप सुन भी सकते हो और आप अपने कॉपीज़ पे नोट डाउन भी कर सकते हो। इतिहास अतीत के तथ्यों का, अतीत की किसी घटना का जब हम वर्णन, विश्लेषण कालक्रम की दृष्टि से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अतीत के तथ्यों का या अतीत की किसी घटना का वर्णन, विश्लेषण जब हम कालक्रम की दृष्टि से, ध्यान रहे कालक्रम की दृष्टि से करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास। दूसरा क्वेश्चन जो बेसिक बनता है वो बनता है इतिहास लिखते कैसे हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी में कहें इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी में क्वेश्चन आपको सबसे पहले यही पूछ सकते हैं, इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियाँ हैं हिंदी में? 4 पद्धतियाँ हैं। तो हमारा आंसर होगा 4। इतिहास लेखन की 4 पद्धतियाँ हैं जिनका प्रयोग हिंदी इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अपने इतिहासों में किया है। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ते हैं। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। सबसे पहली पद्धति है वो आती है हमारी वर्णानुक्रम पद्धति। वर्ण से आप समझ ही गए होंगे, वर्ण का मतलब अक्षर। इस पद्धति में क्या होता था कि जो उस इतिहास में कवियों का परिचय दिया जाता था, कवियों का विवरण दिया जाता था, तो कैसे दिया जाता था, उनको नामों के अनुसार बांटा जाता था। जैसे क अक्षर वाले नाम हैं जिनके, उनको एक श्रेणी में रखा गया, ख वालों को एक श्रेणी में, जैसे अल्फ़ाबेटिकल होते हैं। अल्फ़ाबेटिकल नाम से जैसे क से कबीर और केशव, दोनों को ध्यान रहे, दोनों कवियों को क्या उस समय एक श्रेणी में रखा गया, एक श्रेणी में रखा गया दोनों कवियों को। यहीं से इसकी त्रुटि क्या है हमें दिखाई देती है, क्योंकि जो कबीर हैं आपको पता है वो भक्ति काल के कवि हैं और जो केशव हैं वो क्या है, रीति काल के कवि हैं। तो हम इनको एक श्रेणी में कैसे रख सकते हैं, इनकी काव्यगत विशेषताएं अलग हैं, इनकी काव्यगत विशेषताएं अलग हैं। तो यहीं से इनकी जो त्रुटि है हमें दिखाई देती है। ये पद्धति क्या है, अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर भी कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने इस पद्धति का प्रयोग किया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किन किन विद्वानों ने वर्ण अनुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास में किया है? किन किन विद्वानों ने किया है?
कौन कौन से हैं वो विद्वान? पहला है हमारा विद्वान गारसादा तासी, और दूसरे विद्वान हैं हमारे शिव सिंह सेंगर। इन दोनों विद्वानों ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास में किया है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्न में से गारसादा तासी ने किस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास में किया है? किस पद्धति का किया है? वर्णानुक्रम पद्धति का किया है। शिव सिंह सेंगर ने निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है या किस पद्धति का प्रयोग किया है? ऐसे करके आपको क्वेश्चन नेट में भी पूछ सकते हैं और क्या मास्टर कैडर में भी पूछ सकते हैं। सो ध्यान से करना, किसी भी टॉपिक को इग्नोर मत करना। कोई भी टॉपिक है अपने आप में अनयूजफुल नहीं होता है, यूजफुल ही होता है। उसको क्या है, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना। जो हमारी नेक्स्ट पद्धति है, जो हमारी सेकंड पद्धति है, वो कौन सी है? वो है हमारी सेकंड पद्धति है हमारी कालक्रम अनुसार पद्धति। कालक्रम अनुसार पद्धति। इसमें क्या है, जो कवियों का जो परिचय होता था उनकी जन्म तिथि उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार दिया जाता था। उनकी जन्म तिथि और उनकी क्या है, मृत्यु तिथि के अनुसार उनका जो परिचय था, उनके जो विवरण था, वो अपने इतिहास में देते थे। इस पद्धति में भी त्रुटि हमें यहीं पर दिखाई देती है, क्योंकि सभी कवियों का, उस समय के सभी रचनाकारों का हमें जन्म तिथि नहीं पता होती थी। उस समय के इतिहासकारों को भी नहीं पता होगी सही जन्म तिथि, ठीक है। उसका सही मृत्यु काल भी नहीं पता होगा, इसलिए क्या है, इसमें त्रुटि है। फिर क्या है, मतभेद पैदा होते हैं, तो क्या है, ये भी क्या अच्छी नहीं है। जो कालक्रम अनुसार पद्धति है इतिहास लिखने के लिए प्रयोग होती है, ये भी क्या अच्छी नहीं मानी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहास में किया है। वो कौन कौन से विद्वान हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कौन से हैं? तो वो हमारे हैं जॉर्ज ग्रेसन, और दूसरे हैं हमारे मिश्र बंधु। जो 3 भाई थे, उन्होंने भी क्या है, प्रयोग अपने इतिहास में कालक्रम अनुसार पद्धति का किया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जॉर्ज ग्रेसन ने अपने इतिहास में किस पद्धति का प्रयोग किया है? कालक्रम अनुसार पद्धति का प्रयोग किया है। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास मिश्र बंधु विनोद में किस पद्धति का प्रयोग किया है? कालक्रम अनुसार पद्धति का प्रयोग किया है। जो हमारी थर्ड है, जो हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरी पद्धति है जो हमारी, वो है हमारी वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि इसमें केवल अतीत की जो घटनाएं होती है, अतीत की कुछ तथ्य होते हैं, उनका केवल संकलन करते हैं कालक्रम अनुसार। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि इसमें अतीत की जो घटनाएं होती है उनका केवल संकलन होता है, उनका केवल इकट्ठ करते हैं। जे कैसे करते हैं? कालक्रम अनुसार। इस पद्धति को भी अच्छा नहीं माना जाता, इसमें भी त्रुटि है। क्यों है? क्योंकि जो इतिहास है व्याख्या पर निर्भर करता है, ना कि किसी घटनाओं को इकट्ठा करके बस एक जगह पर रख दो इतिहास बन गया। इतिहास ऐसे नहीं बनता, इतिहास में व्याख्याएं होती है, घटनाओं की, छोटी छोटी घटनाओं की भी अलग अलग क्या होती है, व्याख्याएं होती है। किस पद्धति में? वैज्ञानिक पद्धति में। इस पद्धति का भी क्या प्रयोग है, किसी विद्वान ने अपने इतिहास में क्या है, अच्छे इतिहास में नहीं किया है। इस पद्धति को क्या है, अच्छा नहीं माना जाता। जो हमारी फोर्थ पद्धति है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण यही पद्धति है। इससे क्वेश्चन आपको पेपर में नेट में भी आ सकता है और मास्टर कैडर में भी आ सकता है, किसी ना किसी में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। जो पद्धति है हमारी, कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति। इसमें क्या होता है, विधेयवादी पद्धति में क्या होता है, जो कवियों का विवरण है,
जो कवियों का परिचय है, जो उन समय का जो काल विभाजन है, जो उस समय की जो परिस्थितियाँ, उनका जो विवरण है वो कैसे देते थे, कवियों की काव्यगत विशेषताओं के अनुसार। कवियों की जो श्रेणियों में बांटते थे, उनकी काव्य को देखकर, उनकी काव्यगत प्रवृत्तियाँ, काव्यगत विशेषताओं को देखकर ही क्या है उनको अलग अलग श्रेणियों में रखते थे। जैसे कबीर, श्री गुरु नानक देव जी और दादू दयाल, इन तीनों को एक श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में? भक्ति काल में रखा गया है इनको, क्योंकि इनकी रचनाओं में क्या है, इनकी काव्य में क्या है, इनकी काव्यगत विशेषताएं किसके साथ मिलती हैं? भक्ति के साथ मिलती हैं। इनके काव्य में भक्ति मिलती है, इसलिए इनको क्या है भक्ति काल में रखा गया है, एक श्रेणी में रखा गया है। और दूसरे हमारे केशव, उसके बाद कौन है हमारे केशव, बिहारी, घनानंद, इनको एक श्रेणी में रखा गया है। इनके काव्य में कौन सी विशेषता मिलती है? श्रृंगारिकता, इसलिए इनको रीति काल में रखा गया है। रीति काल में विदेहवादी पद्धति में क्या होता था कि जो कवियों का विवरण है, उनकी काव्यगत विशेषताओं को आधार बनाकर उनका जो विभाजन है वो किया जाता था। तो क्वेश्चन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि विदेहवादी पद्धति की हिंदी में शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी हिंदी में विदेहवादी पद्धति की शुरुआत। इतिहास का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, निम्न में से विदेहवादी पद्धति की शुरुआत हिंदी में किस विद्वान ने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी। निम्न में किस इतिहास में की है? किस इतिहास में की है? हिंदी साहित्य का इतिहास में की है। शुरुआत आचार्य शुक्ल ने की थी। अगर पाश्चात्य विद्वान में देखें तो इनकी जो शुरुआत है पाश्चात्य में बहुत पहले हो चुकी थी। किसने की थी? तेन ने। पाश्चात्य विद्वान है तेन, उन्होंने क्या है इस पद्धति का प्रयोग अपने इतिहासों में किया था। शुरुआत उन्होंने कर दी थी और हिंदी में आचार्य शुक्ल ने की थी। सो ये जो टॉपिक है हमारा पहला ही है, हमारे सिलेबस का पहला पार्ट है, इसलिए हमने आज यही किया है। और इसी को पढ़ना, इसी को देखना। आपके पास और बुक्स होंगी, उनमें से भी देखना, क्लियर करना। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप नेक्स्ट वीडियोस में हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके क्लियर कर देंगे। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको छोड़ना मत, इग्नोर मत करना। यूजीसी नेट के लिए भी और मास्टर कैडर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होती है। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।